बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में सियासी राब्ते बहाल हो गए, जबकि सरबराह पीर पगारा ने कहा कि 8 से 10 माह से ज्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी। इलेक्शन ने यह बात साबित कर दी है कि कोई कौमी लीडर नहीं, जबकि सब सूबाई लीडर हैं। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी में जो राब्ते हैं वो बहाल हो गए हैं और जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, क्या कहेंगे इलेक्शंस के बारे से? जी। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान के हवाले से बात चल रही है जी। वो तो जाहिर है कि जो भी उन्होंने पिछली जो भी खान साहब की हुकूमत गई, जिस तरह गई, जो भी इस वक्त मामला ये है कि इस वक्त अभी इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, वो हिजान का और वो इस तरह से जो कुछ हो रहा है पूरे मुल्क में, उसकी मुताबिल नहीं हो सकती। ना आपकी मईशत, ना आपकी सिक्योरिटी, और एक आम तासुर ये था कि इंतखाबात के बाद जो है वो सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि हम मुताबिल नहीं हो सकते। सिक्योरिटी क्राइसिस, लॉकडाउन, सड़कें बंद, मुजाहरे जो आज भी सिलसिला रहा और आइंदा चंद रोज़ भी शायद उसको वो जारी रहेगा, तावक्त ये कि किसी नतीजे पे सब ना पहुँचें। बात सारी ये है कि दो तीन बातें इसमें मैं कहूँगा। पहले एक बात तो ये है कि पीर साहब पगारा के हवाले से देखें, पीर साहब पगारा जो हैं वो पाकिस्तान की, मैं तारीख़ तो नहीं कहूँगा, मैं उसको इस तरह से कहूँगा कि जो बर सग़ीर की तारीख़ है जद्दोजहद आज़ादी की, उसमें जो हुर हैं, हुर यानी आज़ाद, एक सूफ़ी हमारा बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे हमारे भाई हैं, तो वो जो हैं वो उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। और ये इनकी ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई थी। बहुत से लोग तो ऐसे थे ना जो कि अंग्रेज़ों के साथ मुख्तलिफ मफ़ाहिमत हो गई, मामलात तय हो गए, लेकिन जो हुर हैं वो अंग्रेज़ों से लड़े थे प्रॉपर, और इतनी शदीद जंग हुई थी कि सिंध के कई इलाकों में मार्शल लॉ लगाना पड़ा था अंग्रेज़ को, और बॉम्बिंग हुई थी, बाकायदा बमबारी करनी पड़ी थी। और ये फिर उसके बाद, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ 1940, 42, 43, ये जो दौर है। और ये जो मौजूदा पीर साहब पगारा हैं, पीर सुबतुल्लाह शाह राशिदी, इनके दादा को फिर उनका नाम भी पीर सुबतुल्लाह शाह राशिदी था। मैं अगर कहीं सालों के नाम में ऊपर नीचे कर जाऊं तो मैं उसके लिए बहुत माजरत चाहता हूं, लेकिन यह है कि उनको फिर अंग्रेज़ ने जो है वो सज़ाए मौत सुनाई थी। इनके वालिद जिनका 2012 में इंतकाल हुआ, जो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत थे, पीर साहब पगारा, जो हमने देखा बहुत बरस तक। अच्छा, इनका नाम अपने दादा के नाम पे जिनको सज़ा सुनाई गई थी। देखिए, इनके जो वालिद बरस तक जो बड़े फ़ाल रहे, और मतलब जब उनके वालिद को बयान होता है कि जब सज़ाए मौत दे दी गई तो वो फिर अपने भाई के साथ उनको ज़बरदस्ती वहाँ बरतानिया भेज दिया गया। फिर पाकिस्तान जब बना तो वो फिर अपने भाई के हमरा लियाकत अली ख़ान साहब की दरख्वास्त पे वापस आए पाकिस्तान। वो आना था उनको, और फिर उसके बाद बहुत तारीख़ है उनकी, मतलब फ़ातिमा जिना, मोहतरमा फ़ातिमा जिना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, अयूब ख़ान साहब, मतलब बहुत एक उनका लंबा दौर है। और उसके बाद फिर जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में जनीजो साहब कहा जाता है कि उनकी तरफ से थे, फिर ज़ियाउल हक़ साहब से उनके इख्तिलाफ़ात हो गए थे। लेकिन ये कि कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिनकी सियासत पर जो है ना, वो सियासत और उनका जो इज़्ज़त का दर्जा है वो रियासती सतह पे सियासत से हट के, वो दोनों बातें कुछ शख्सियात हैं जिनमें पाई जाती हैं, और इंतहाई मुहिब वतन। यानी मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान के, आप समझ लें कि यानी मतलब है कि बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और लड़ने वाले पाकिस्तान के लिए। और मैंने बहुत अरसे के बाद, शायद मतलब अमूमन ऐसा होता है कि पीर साहब पगारा जो हैं, इनके वालिद मोहतरम से भी मुलाकात रही बहुत ज़्यादा, और
इनको ये जलसे और धरने और इस किस्म की सियासत में आज भी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं तो इस तरह के नहीं आता। मतलब यह कि जाहिर है कि हुर जो जमात है उसके सरबराह भी हैं, लेकिन इनके चाहने वाले जो हैं इनसे मिलते हैं, इनका तरीक़ाकार है, लेकिन ये इस तरह से जलसों में आते नहीं हैं। ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि 2 दिन तक इन्होंने एहतजाज किया है, और फिर आज जब इन्होंने खिताब किया तो उसमें यही कहा उन्होंने कि मैं सियासी बात ज़्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि मुल्क जो है वो बड़ी अच्छा, मैं पीर साहब पगारा की जो गुफ्तगू है ना, एक होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस GDA और फंक्शनल लीग और ये सारा, जब ये मुस्लिम लीग सारी हो रही थी ना, तो ये वाली मुस्लिम लीग थी ना, पीर साहब पगारा वाली मुस्लिम लीग, इसको फातिमा जिन्ना साहिबा ने, ये वो वाली मुस्लिम लीग है। मतलब ये जो है ना बड़े आप समझें कि ज़बरदस्त किस्म के इनके वालिद मोहतरम ने जो बनाई थी, फिर उसके बाद वो तो ख़त्म कर दी थी, फिर फंक्शनल का नाम उसको शायद 90 की दिहाई में दोबारा दिया गया। तो वो जो है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो उनकी गुफ्तगू थी आज, उससे एक उसमें दर्द भी था, एक मोहब्बत भी थी पाकिस्तान के लिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई धांधली हुई है, और ये है कि और भी उन्होंने बात की, और साथ ही उन्होंने खान साहब के हवाले से भी बात की। तो उनकी बात को मैं इतने बड़े जो उन्होंने जमात के लोगों से अपनी खिताब किया, और जो कि एहतजाज कर रहे थे, बाकी सियासी जमातों के एहतजाज में, और GDA की दूसरी जमातें भी उसमें होंगी, लेकिन जब पीर साहब पगारा अपनी जमात के साथ निकले और फिर एहतजाज उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन वो बातें जो कर गए उसके असरात रहेंगे, काफ़ी अरसे तक रहेंगे। और उन्होंने कहा कि खान साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की, और ये कि मुल्क कहाँ पे जा रहा है और किस तरह से हो रहा है और ये सारे मामला। और फिर उसके बाद उसमें अब देखें ना, उसमें जो है वो फिर जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी भी थी, राशिद सोमरो साहब भी वहाँ मौजूद थे, और जमात इस्लामी कराची में साथ ही उसके दूसरा भी इज्तिमा हुआ मेरे ख्याल से, उसमें जमात इस्लामी भी थी। और अब ये कल तहरीक इंसाफ कर रही है एहतजाज, और उसमें जो ऐलान हुआ वो ये कि हम हलफ नहीं उठाने देंगे, ये हम सिंध असम्बली के अंदर हलफ नहीं उठाने देंगे। यही सूरत हाल शायद बलूचिस्तान में और बाकी जगहों पे हो, जो कि मुनासिब नहीं है। अब इसमें यह है कि मैं वही बात दोबारा करूँ कि नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ें, और आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब रब्ता करें, मौलाना फजलुर रहमान से सबसे मुलाकात करें। इलेक्शंस का जो दिन है ना, वो उससे पहले तो चले जो हो रहा था, उस दिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हमारे सियासी ज़ुमा जो हैं वो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को शायद समझ नहीं पा रहे कि इलेक्शन के रिज़ल्ट्स उस दिन किस तरह से आए हैं। किसी एक जगह से इलेक्शन के रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे, और उसकी वजह से जो तमाम TV चैनल्स हैं उन पे आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ सीट्स थी, इंडिपेंडेंट और PMLN, वो मुख्तलिफ थी इसलिए कि सब ने अपने अपने रिपोर्टर्स को मुख्तलिफ जगहों पे भेजा हुआ था, और इलेक्शन ट्रांसमिशन में जो यानी जिस जमात की 1 या 2 सीटें थीं उनके रिज़ल्ट तो क्लैरिटी के साथ थे, बाकी जमातों के जो रिज़ल्ट्स थे यानी इंडिपेंडेंट और PMLN और पीपल्स पार्टी वो मुख्तलिफ दिखा रहे थे, क्योंकि अब चैनल्स के अपने नुमाइंदगान वहाँ से आर्टिकल ये जो है फॉर्म 45 की बेसिस पे वहाँ से जब अटेस्ट होता है तो उसकी एक कॉपी एक उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार, तो इतने पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आ गया, इतने पोलिंग साथ साथ इसी तरह से ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। ये कोई मसला वहाँ पे हुआ था जब नताइज आने बंद हो गए थे। अच्छा, जब नताइज आने बंद हुए थे तो उस वक्त ये निशानदेही हुई, क्योंकि लोग ये समझ रहे, जो नाजरीन हैं वो, क्योंकि मुस्तकिल चल रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, साइडों पे नताइज आते जा रहे हैं, तो उस वक्त ये हुआ कि बाकी फिर जो मुख्तलिफ पैनल्स में हमारे साथी बैठे हुए थे मीडिया पे, और हमने भी ये बात की, मैंने भी बात की कि जी, क्योंकि लोग उस वक्त थोड़ा सा ये था कि कभी हम सुबाई दिखा रहे हैं, कभी हम ये दिखा रहे हैं, कभी वो दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन चल रही थी। उस वक्त पॉइंट आउट ये हुआ, अचानक ये ख्याल आया कि भाई हमारे पास तो ये वही रिजल्ट्स हैं जो कि बहुत देर से आ रहे हैं, और हम उन्हीं को दिखाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट आना रुक गए हैं। तो ये फिर उसके बाद ही हुआ कि वो रिजल्ट आना रुक गए, ठीक है ना। अच्छा, अब जब रुक गए तो वहां से एक मसला खड़ा हुआ कि भाई नताइज क्यों नहीं आ रहे, नताइज तो एकदम आ रहे थे, फिर रुक गए। अच्छा, उस वक्त रुके जब ये खबरें आई शुरू हो गई, इंटरनेट खुल गया शाम को, और ये बात रात की है, 10 बजे तक तो शायद आते रहे, 9:30 10 तक।
उसके बाद रुके हैं, उसके बाद एक वहाम पैदा हुआ है, फिर इलेक्शन कमीशनर साहब ने कहा कि मैं 2 बजे तक आ जाएं सारे, फिर नहीं हुआ, फिर अगला दिन इसकी वजह से यहाँ पे तो मीडिया की इसमें किसी किस्म की, मतलब है कि मैं अपने साथियों के ब्याह पे बात कर रहा हूँ, उसमें किसी किस्म का मीडिया की कोई शरारत या कुछ भी नहीं था। वो इसी तरह से हमेशा होता है कि जी इतनी पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ गए, और फिर अच्छा वो अब जो बात कह रहे हैं ना कि जी वो चंद पोलिंग स्टेशंस पे अनाउंस कर दिया गया। होता ये है कि वो चूंकि तेजी से आ रहे होते हैं ना, तो चंद मिसाल के तौर पे 20 पोलिंग स्टेशंस का ऐलान हो गया, या 40 का हो गया, 50 का हो गया, 100 थे, इतनी तेजी से आ रहे होते हैं कि वो फिर तेजी से क्रैक भी होते जाते हैं कि जी अब 20 का आ गया, लेकिन 25 का आने के बाद रिजल्ट ऐसे हो गया, 50 का आने के बाद रिजल्ट ऐसे हो गया, 100 का आ गया है पोलिंग स्टेशंस का, तो अब रिजल्ट ऊपर नीचे, मतलब वो एक पिक्चर बन जाती है। लेकिन जब रुक गए नतीजे, जब एक जगह रुक गए तो वो स्क्रीन पे भी रुक गए, वो हर जगह रुक गए। अब चूंकि रुके हुए हैं तो अब वही चल रहे हैं कि जी मतलब है कि वो 20 हो या 25 हो या 50 हो, वही चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। उसमें गलती मीडिया की नहीं है, पीछे से नताइज हमारे जो रिपोर्टर्स और नताइज वो किसी एक जगह से नहीं ले रहे थे, वो खुद मौजूद थे पोलिंग स्टेशंस पे, और इसी वजह से आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ नताइज नज़र आ रहे थे कि कहीं इंडिपेंडेंट इतने हैं, कहीं PML की इतनी सीटें हैं, कहीं इतनी हो गई। ये मामला हुआ है सारा। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया पे नाराज़गी ना जाहिर की करें, हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं, बाकी मामलात को देखें तो वो ज़्यादा मुनासिब है। और इसमें अब आने वाले दिनों में क्या होता है, पीर साहब पगारा तो बहुत उन्होंने एक्सट्रीम पे बात कर दी कि एमरजेंसी या माशाल्लाह इस तरह की बात, तो कभी पीर साहब पगारा से मैंने ऐसी गुफ्तगू इस किस्म की बात उन्होंने कभी भी नहीं की, तो वो बड़ी सख्त बात कर गए। लेकिन यह है कि अब इसमें नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, इनको फ़ाल होना है और देखना है कि ये हुकूमत साजी कैसे करनी आगे, उसका नक्शा क्या होगा, सूरत गरी क्या होगी उसकी, और उसमें इस हिजान को वो ख़त्म करें और देखें कि क्योंकि बढ़ता जा रहा है मसला। और कल जमीयत उलमा इस्लाम का भी एहतजाज है, कल तहरीक इंसाफ का भी एहतजाज है, कल उम्र भी वो होता है नहीं होता, तो वो एक बहुत ही अजब सी सूरत मुल्क में बनी हुई है। तो हमारे काबरीन फ़ौरन बैठ के इसको, और फिर अदालत में भी चला गया मामला फॉर्म 45 और 47 के हवाले से। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत ख़राब हैं पहले ही, मतलब ख़राब से मुराद ये कि पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है पहले से, लेकिन ये कि वो एक हिजान में फिर ये होता है कि पता ही नहीं कि जी कहाँ पे खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो गया, कौन ज़िम्मेदार है कैसे वो, सड़कें बंद हैं, लोगों के मसाइल हैं, महंगाई है, बहुत सा इश्यूज़ हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसको ये देखा जाए कि ये इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा वजाहत करे कि क्या हो गया था भाई उस दिन रात को, क्यों नताइज रुके थे, और मतलब रात को कम से कम 2-3-4 बजे तक भी आ जाते हैं लोग, सुबह तक बैठे रहे हैं मीडिया में सब, सुबह तक, बल्कि अगले दिन भी बात होती रही, तो उस वक्त तक नताइज नहीं आ रहे थे। तो इसको देखना पड़ेगा मामलात को कि इसको कैसे हमने निपटाना है, और सभी धांधली की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी बात की थी कि सभी कह रहे हैं धांधली हुई, तो ये अब इसको कैसे इसमें से निकला जाएगा ये देखना है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि इस कदर तेज़ी के साथ मामलात हो रहे हैं इर्द गिर्द के, आप अचानक पलट के वापस देखें और आप कहें कि यार ये पाकिस्तान में सियासी हिजान क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, और सियासी हिजान मतलब हिजान जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गया, अब मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, इलेक्शन से पहले भी था, और अब तो ये है कि जो जमातें, यानी पहले तो ये था कि बज़ाहिर तहरीक इंसाफ अकेली खड़ी थी, अब तो बाकी जमातें उनके साथ मिल रही हैं, और वो जमातें जिनकी आप छोड़ दें कि सीटें कितनी हैं असेंबली में, लेकिन वो जमातें जिनके जो सड़कें बंद कर सकते हैं वो जमातें। तो अब ये है कि ये इसको देखना ही पड़ेगा कि इस मामले को कैसे हमने हल करना है, और ख़ुद ही हल करना है, और जल्दी हल करना है। तो देखते हैं अभी कि 1-2 रोज़ में ये क्या सूरत गरी इख्तियार करती है सूरत हाल, और ये किस तरह से मामलात आगे किस तरह से बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना कि हालात की सिचुएशन के हवाले से देखें, ये इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल में जो कि एक नॉन स्टॉप चल रहा है पाकिस्तान में, एक इसमें अब बजट, इसमें IMF, इसमें मईशत, इसमें टैक्स कलेक्शन, इसमें बाकी मामलात सारे, इसमें जो कुछ डेवलपमेंट्स रीजन में हो रही हैं। आज जो है वो एक तो ये हुआ कि एक
बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि म्यूनिख में हो रही है, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। और वहाँ पे कैमिला हैरिस जो हैं वो पहुँची हुई हैं, वहाँ पे डेविड कैमरॉन हैं, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन हैं। किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन जो हैं वो फ्रांस में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट मैक्रोन से हुई है। यूरोप में इससे पहले वो वाशिंगटन में थे, उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हुई थी 2 रोज़ पहले। और फिर यूरोप में है, वो भी म्यूनिख पहुंच रहे हैं। और वांग यी जो कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पहुंच रहे हैं, सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा पहुंच रहे हैं। तो ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ज़ेलेंस्की भी शायद पहुंचे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन से भी मुलाकात है, यानी चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट से भी मुलाकात है। तो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। और उसमें ज़ाहिर है कि किंग अब्दुल्ला वहाँ पहुँचे हैं, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन। तो वहाँ पर वो यकीनन मशरिक़ वस्ता के हवाले से बात होगी और ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से बात होगी। एक जो गैर मुल्की मीडिया है उसने एक सैटेलाइट पिक्चर्स आज शाये की हैं जिसके ऊपर जो है एक उबहम है, पूरी एक हिजान भी है, उबहम भी पैदा हो गया है और हिजान भी है कि ये क्या क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये तेज़ी के साथ 5 फरवरी के बाद जो है वो जो रफ़ा का इलाका है, रफ़ा हम बात कर चुके हैं। रफ़ा एक गांव था, उसके बाद वो तकसीम हो गया था 2 हिस्सों में। तो रफ़ा का जो इलाका है जो कि जहाँ रफ़ा क्रॉसिंग है और यानी गज़ा ख़त्म होता है तो ये फिर उसके बाद ये गज़ा का जो बिल्कुल जनूबी हिस्सा है वो रफ़ा है। और फिर उसके बाद जहाँ पे ये बफर जोन बना हुआ है ये भी रफ़ा का ही गांव था। और फिर उसके बाद वो मिस्र का हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको सिनाई या सीना कहते हैं। तो वहाँ पर अब ये जो दरमियान में जो बफर जोन बना हुआ है, ये जो बफर जोन है ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार तामीर हो रही है जो उस दीवार की सैटेलाइट पिक्चर्स आज शाये हुई हैं, जो CNN भी दिखा रहा है और एसोसिएटेड प्रेस भी दिखा रहा है। और उसको जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स और सारा दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। सैटेलाइट पिक्चर्स हैं और वो सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो उतारी हैं कि पिछले चंद दिनों के दौरान ये दीवार तामीर हुई है। अच्छा, अब ये दीवार क्यों तामीर हुई है? क्योंकि ये तो जाहिर है कि रफ़ा में अगर रफ़ा आखिरी जगह रह गई है पूरे गज़ा में, वहाँ कोई 12-13 लाख लोग जो ज़िंदा बच गए हैं, बच्चे ज़ख्मी, औरतें, बच्चे, वो सारे वहाँ कोने में जमा हैं, बिल्कुल खान यूनिस से भी नीचे। बिल्कुल यहाँ पे आप समझ लें कि इस तरफ इजिप्शियन आर्मी है और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और यहाँ पर वो यहाँ पर रोका हुआ है। और यहाँ पर अब वो इसराइल कह रहा है कि हम यहाँ पे यानी अटैक करेंगे। अटैक करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कत्लेआम, आखिरी कत्लेआम, कितने ब्लड बाथ, बिल्कुल यहाँ पे कि जो बच्चे कुछ लोग यहाँ पे जिन्होंने अपने आप को बचाया हुआ है और वहीं पर एक हॉस्पिटल है, वहीं पे जो डॉक्टर्स रह गए हैं, मतलब पूरे बाकी तो पूरी गज़ा की पट्टी में जो कुछ होना था हो चुका है। अच्छा, ये जो इलाका है सारा, ये आप इस तरह से समझें कि जो यानी 1967 की जो जंग हुई थी, जो कि 6 रोज़ा जंग थी 67 की, जिसमें शिकस्त हो गई थी अरबों को, तो उसके बाद ये हुआ था कि एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो इजिप्ट के पास से निकल गया था, चला गया था इजिप्ट के पास से। तो 79 में जब 78 में स्टार्ट हुआ लेकिन मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन 79 में जब मुआहदा हुआ, इजिप्ट पहला मुल्क था जिसका इसराइल के साथ मुआहदा हुआ। और इजिप्ट का जो मुआहदा हुआ अनवर सादात और जिमी कार्टर और कैंप डेविड में और बेगन, तो मुआहदा हुआ तो उसके नतीजे में ये हुआ कि दोनों को क्या मिला? एक तो इसराइल को तो ये मिला कि उनका जो जनूबी सरहद थी, वहाँ पर ये एक सबसे ज़्यादा ताकतवर अरब फ़ौज वहाँ पर, यानी इजिप्ट की आर्मी वहाँ पे उनके साथ, मतलब है कि मुसलसल एक जंगें होती रहीं। तो 4-5 जंगें तो हो चुकी थी उस वक्त तक। तो वो उस मुआहदे के नतीजे में ये हुआ कि जी अब यहाँ पे एक पीस सेटलमेंट हुई और मिस्र जो है वो पहला मुल्क बना उसके बाद जिसने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हुए। उसके बाद 5 और मुल्क भी आ गए, ठीक है ना, UAE हो गया, उसमें जो है वो बहरीन हो गया, सूडान हो गया, बाकी मुल्क हैं वो जो हालिया बरसों में हुए मामलात होंगे, जॉर्डन के साथ हो गए मामलात हैं। लेकिन इजिप्ट पहला मुल्क था 79 में। तो हुआ ये कि उसमें
एक तो ये तय हो गया कि जी यहाँ पर ये डी मिलिट्री जोन है, ठीक है ना, यहाँ पे असला वगैरह फ़ौज यहाँ से हटा के और एक बीच में पट्टी बनी होगी जो कि सिक्योरिटी का इलाका होगा। फिर ये कि इसराइल को थोड़ा सुकून आया कि भाई यहाँ पे हमारे जनूब में अब कोई जंग नहीं होगी। तीसरा फिर उसके बाद ये हुआ कि जो इजिप्ट है उसने भी अपनी इकॉनमी के ऊपर तवज्जो दी। वहाँ पे जो भी इश्यूज़ वगैरह उस ज़माने में ज़ाहिर है कि और हालात थे, लेकिन यह है कि फिर उस पीस एग्रीमेंट के नतीजे में ये हुआ कि इजिप्ट को माली इमदाद, इजिप्ट को अमेरिका चूँकि दरमियान में ब्रोकर था, तो इसराइल और इजिप्ट को इस पैक्ट के बाद अलग से मदद दी जाने लगी। और अगर हम ये देखें, सिर्फ ये नक्शा देख लें तो उसमें हम ये फिगर्स दिखाएं तो जो है ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। 1.3 बिलियन तकरीबन इजिप्ट को मिलते हैं सिर्फ इस माहदे के बाद से, और ये उस ट्रीटी के बाद, और 3.1 बिलियन जो है इसराइल को मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि दोनों मुल्कों को इस ट्रीटी, क्योंकि अमेरिका, अगर ये ट्रीटी ख़त्म होती है जो कि इजिप्ट कह रहा है कि जी हम अच्छा इसमें इंतफादा हुई, इसमें लेबनान इन्वेजन हुई 80s के अंदर, इसमें बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये मुआहदा अपनी जगह रहा हमेशा। इसराइल और मिस्र के ताल्लुकात दरमियान में 2011 में तो एक अटैक हुआ था वहाँ पे, अगर हम दिखा सकें, वो उस ज़माने के अखबार हमारे पास हैं, तो एक अटैक हुआ वहाँ पे और उसमें इसराइल के फ़ौजी भी थे और दूसरे फ़ौज के लोग भी थे, मिस्र के भी, उन पे भी अटैक हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इशू ये है कि ये मुआहदा सर्वाइव करता गया, ये मुआहदा कभी ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, ये मुआहदा जब साइन हुआ था तो आप देखेंगे इस तरह से दुनिया भर में इसको, ये उस ज़माने के अखबार हैं, ये मिस्र और ठीक है, इजिप्ट एंड इसराइल साइन फॉर्मल ट्रीटी एंडिंग ए स्टेट ऑफ वॉर आफ्टर 30 years, सादात एंड बिगन प्रेस कार्टर्स रोल, और ये सारा सब कुछ हुआ। लेकिन हुआ ये कि उसके नतीजे में फिर एड भी शुरू हुई, मतलब इजिप्ट जो है उसको एक मदद भी मिलना शुरू हुई। और अगर हम चार्ट्स वगैरह देखें तो उसमें हमें जो ऊपर के मुल्क हैं जिनको ज़्यादा मदद मिलती है मशरिक़ वस्ती में, उसमें इजिप्ट भी है। तो इजिप्ट के लिए ये कहना कि भाई अगर आप रफ़ा की तरफ गए तो हम जो हैं वो अब आप बाकी मुल्क देखें तो बहुत थोड़े आपको उसमें नज़र आएंगे, जो बड़े मुल्क हैं आपको उसमें आपको इजिप्ट नज़र आएगा। अच्छा, अब इसमें इशू ये सारा कि जो अगर इजिप्ट ये बात कह रहा है कि आपने रफ़ा के ऊपर ऑपरेशन किया तो ये मुआहदा ख़तरे में पड़ जाएगा, इसका मतलब है कि इजिप्ट इसको बहुत सीरियस ले रहा है कि रफ़ा के अंदर कत्लेआम का मकसद ये है कि आपने बिल्कुल मिस्र की सरहद के ऊपर आपने कत्लेआम किया, ठीक है, और ये आपने इंप्रेशन दिया कि जी हमने यहाँ पर जो है वो अपनी सरहद नहीं खोली, आप चाहते हैं कि वहाँ से हज़ारों लोग, जबकि हम ये बात करते, हमारा मुआहदा इस शर्त पे हुआ था कि आपने 2 रियासती सोल्यूशन के साथ दूसरी रियासत बनानी है। तो अगर ये ख़त्म होगा मुआहदा, फिर सारे मुआहदे ख़त्म हो जाएंगे, फिर सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये है कि प्रेसिडेंट तो ये बात तो कर रहे हैं वो मौसूफ नेतन्याहू, लेकिन अब दोबारा बात हुई है। वाइट हाउस का मैं एलामिया पढ़ रहा था, उन्होंने फिर दोबारा जो है वो वाइट हाउस का एलामिया जो है उसके मुताबिक फिर दोबारा बात हुई है उनकी जो प्रेसिडेंट बाइडन की जो 13th स्लाइड है, वो बाइडन जो है वो उन्होंने बात की है नेतन्याहू से, और नेतन्याहू से उन्होंने फिर बात की है, और फिर बात उन्होंने करने के बाद उन्होंने कहा है कि ये जो होस्टेज के ऊपर भी बात की, होस्टेजेस पे और रिलीज ऑफ होस्टेजेस और फिर हमास, और ये सारी बात करते करते उन्होंने फिर उसके बाद ये भी बात की है कि रफ़ा के ऊपर जो है वो हमला ना किया जाए। रफ़ा का अब इसमें ज़िक्र दोबारा आया है, और अब इसको रुकवाना जो है ये देखें ना, मिलिट्री ऑपरेशन शुड नॉट प्रोसीड विदाउट अ क्रेडिबल एंड एग्जीक्यूटिबल प्लान फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी इन रफ़ा में अगर ऑपरेशन होता है, मज़ीद फ़ौज में दाखिल होती है, तो ये एक आप समझ लें कि जितना अभी तक कत्लेआम हुआ है इसको आप दुगने से भी ज़्यादा कर दें, मतलब ये फिर उसके बाद अजब सूरत हाल एक बन जाएगी। लेकिन वहाँ पर मसला ये है कि अच्छा, CIA के जो डायरेक्टर हैं वो भी तल अवीव में हैं, और FBI के डायरेक्टर भी तल अवीव में हैं, और CIA के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने वापस कायरो जाना है। अभी तक ये प्लान इसी तरह से चल रहा है कि 1-2 दिन का ब्रेक आया बीच में, और उसी दौरान तैयब अर्दोगन कायरा होकर चले गए। ब्राज़ील के जो सदर हैं वो इजिप्ट में थे, तो वहाँ पर इस दौरान वहाँ पर ये मुनासिब ही नहीं था कि ये जो शख्सियात हैं ये सारी वहाँ पे मौजूद हों, और ये जो लूला, उनके प्रेसिडेंट लूला जो ब्रिक्स के मेंबर भी हो गए हैं ना, अब तो ब्रिक्स के मेंबर भी हो गया है इजिप्ट,
तो उसमें यह है कि अब वहाँ पर ब्राज़ील के सदर वहाँ गए, पहले तैयब एर्दोगन गए, तो इजिप्ट की एक बहुत इजिप्ट आगे है कई हवालों से। तो अब मसला ये है कि वो इसीलिए वहाँ पर ये मुज़ाकरात इन दिनों में ख़त्म हुए, लेकिन अब दोबारा शुरू होने, 3 दिन का ब्रेक था, तो मेरे ख्याल से कल फिर दोबारा सब जमा होंगे। कतर के जो वज़ीर आज़म हैं और उनके जो वली अहद हैं वो भी पहुँचेंगे। विलियम बर्न्स को भी वापस पहुँचना है। इजिप्शियन ऑफिशियल्स वेट कर रहे हैं वहाँ पे। शिनबेत और मोसाद के सरबराह को पहुँचना है और बात आगे चलानी है कि भाई यहाँ पर अब सीज़ फायर जो है वो एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके ऊपर किसी किस्म दुनिया को अब सीज़ फायर से कम जो है वो जंग बंदी। अब उसका नाम आप ह्यूमैनिटेरियन पॉज का दे दें, चलें ठीक है, लेकिन वो फिर लंबा होगा। वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है उसके बाद फिर वो एक लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली जिसने जाना टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ही है। अच्छा, अब मसला ये है, तो ये यहाँ पर एक आप समझें कि मामला तो रुके हुए हैं। जितनी देर वो रुके हुए हैं तो वो चूँकि रुके हुए थमे हुए हैं और वो अमेरिकन की गारंटी पे हैं। उसके साथ ही गारंटी रशिया और चाइना भी है, क्योंकि मैंने आपसे ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इसमें 2 मुल्क ऐसे हैं जो कि गारंटर्स हैं। एक मुल्क रशिया है, इसमें खामोश गारंटर है, और एक इसमें टर्की खामोश गारंटर है इस पूरे प्लान के अंदर। ये प्लान जब एग्जीक्यूशन की स्टेज पे आएगा, अमेरिका तो इसको बना रहा है ना, लेकिन रशिया, चाइना, ये सब इसमें हैं, और सऊदी अरेबिया इसमें है, बाकी मुल्क हैं, ईरान है, पाकिस्तान, सब मुल्क। अब इसमें जो है देखना ये है कि ये जितनी इसमें ताख़ीर हो रही है उतना ही अब एक बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि जो 2 रियासती हल है वो कोई मामूली बात नहीं है कि फ़लस्तीनी रियासत के ऐलान की तरफ बढ़े। प्रेसिडेंट बाइडन के पास इसका कोई, आज देखें कंट्रोल डैमेज होगा। ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है 2 साल हो गए यूक्रेन जंग को, और वहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात कर दी चंद रोज़ पहले कि हमें पैसे दो, वरना तो मैं, जो मुल्क पैसे नहीं देगा मैं पुतिन से कहूँगा कि उस मुल्क को पे हमला करें, उसको मारें पकड़ के। तो वो जो है वो वहाँ पर ये जो डैमेज कंट्रोल है उसके लिए वो पहुँचें, और यकीनन कैमला हैरिस का आना बड़ा अच्छा है। नायब सदर जो है वो निकले। मैं वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका की, अब तो टेन्योर ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमें फ़ाल नज़र नहीं आई कैमला हैरिस। जिस तरह एक शुरू में ये कहा जा रहा था कि जी प्रेसिडेंट बाइडन, चूँकि उनकी ख़ास एज का मसला है, तो इससे पहले हमने डिक चेनी को देखा है, ख़ुद प्रेसिडेंट बाइडन को हमने बड़ा एक्टिव देखा है जब ये नायब सदर थे, लेकिन हमने ओबामा दौर में, लेकिन हमने कैमला हैरिस का कोई ख़ास किरदार नहीं देखा। बिल्कुल, मतलब कैमला हैरिस हमें कम नज़र है। कहीं पर भी उनको यानी इधर डिक चेनी या उससे पहले बहुत पावरफुल नायब सदूर रह के गए हैं, लेकिन कैमला हैरिस इस पूरे टेन्योर में उनका कोई रोल हमें नज़र नहीं आता। किसी जगह पर वो ठीक है, वो दौरे वौरे कर लेती हैं, कभी यूक्रेन चली गई, कभी साउथ ईस्ट एशिया आ गई, लेकिन एक होता है ना कि उनके कोई आवाज़ में कोई घन गरज हो या उनका कोई फैसला साजी में हमें नज़र आए कि वो मौजूद हैं। जैसे सेक्रेटरी स्टेट देखिए ना, हिलरी क्लिंटन पहले सेक्रेटरी स्टेट थी, या कॉन्डोलीज़ा राइस थी पहले, तो बड़ी फ़ाल ख़वातीन रही हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में, मैडलिन ऑलब्राइट थी। लेकिन कैमला हैरिस जो है वो क्यों लो प्रोफाइल रही है बहुत ज़्यादा, और क्यों कोई अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकें पूरे टेन्योर में, और क्या यही प्रेसिडेंट बाइडन के साथ होंगी अगली नायब सदर? ये एक मेरे ख्याल से ज़ाहिर है खुद ही तय करेंगे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के कौन से उनके उम्मीदवार हैं। तो सब ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, के जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इसमें क्या मामला तसादुम की तरफ जा रही हैं? सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी? तसादुम के मुतामिल नहीं हो सकते हम, क्या मतलब गली कूचों में लड़ेंगे आपस में? मतलब इसको अदालत, इसको या इलेक्शन कमीशन या मुलाकातें करें आपस में, लेकिन जिस तरह ये मुजाहरे बढ़ रहे हैं एहतजाज की सूरत में, उससे तो बहुत ज़्यादा मईशत, मैंने कहा ना कि मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती। मुल्क मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता कोई भी मुल्क दुनिया का कि वहाँ पे इस वक्त पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए। तो ये, लेकिन मैंने वही बात की, इसमें नवाज शरीफ साहब को आगे आना चाहिए, और इसमें क्योंकि हुकूमत उन्होंने बनानी है ना। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत भी नवाज शरीफ साहब की बात ही सुनेंगे सारे लोग। जाहिर है कि वो बड़े हैं अपनी जमात के, तो उनकी जमात के लिए भी अच्छा नहीं, और क्योंकि हुकूमत अगर उन्होंने बनानी और चलानी आगे, तो फिर वो बात करें, सबसे पूछें कि भाई क्या मसला है, बिठाएं सबको, जैसे भी ये सारा सिलसिला। पीर साहब पगारा से तो अभी चंद रोज़ पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन कराची जाके मिला है उनसे। तो ये कोई ऐसे मामलात नहीं है जिनको, लेकिन देखते हैं, मैंने कहा अगले 24-48 घंटों में मामलात किस तरह जाते हैं।
एक और ऐसा एक तो मैंने बात की ना, ये अभी बिल्कुल इल्म नहीं, मतलब लोग बिल्कुल रुके हुए अपनी जगह, बहर अमर में क्या होगा, ये गज़ा का क्या मामला होगा, यूक्रेन की जंग किस तरफ जाएगी, ये म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हालात डेवलप होते हैं। लेकिन एक और उसमें आज जो एलेक्साई नेवल्नी जो हैं, एलेक्साई नेवल्नी जो हैं, उनकी आज रशिया में डेथ हो गई, जेल में। और ये वो हैं, इनको 2000, ये अपोजिशन लीडर थे वहाँ के। वैसे तो कम ही अपोजिशन होती है वहाँ पे, लेकिन ये बड़े फ़ाल किस्म के अपोजिशन लीडर थे। और ये जो हैं, ये वहाँ पर तोम्स्क से मॉस्को जहाज़ में जा रहे थे। ये यूट्यूब पे इनके कोई बयान होता है, कोई 6 मिलियन से ज़्यादा लोग इनको यूट्यूब में पे देखते थे पूरी दुनिया में और रशिया में भी। ये बड़े मुखालिफ थे प्रेसिडेंट पुतिन के। तो ये जो जहाज़ में जा रहे थे 2020 में, तो जहाज़ में जाते जाते इनकी तबीयत ख़राब हो गई, ये गिरे और इन्होंने अपने बेहोश होने से पहले कहा कि मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लिया जाए, मैं मर रहा हूँ। खैर इनको वहीं पे एयरपोर्ट पे जहाज़ इमरजेंसी में लैंडिंग हुई और वहीं पर इनको डॉक्टर्स वगैरह ने चेक किया। उसके बाद जर्मनी से हंगामी तौर पे एक जहाज़ आया और वो इनको जर्मनी ले गया। और जर्मनी में जाके फिर पता चला कि नोविशॉक के नाम से एक नर्व एजेंट जो जहर है वो इनको दे दिया गया। अच्छा, ये जो नर्व एजेंट्स हैं ना, बेसिकली होता ये है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, एंजाइम्स, उनको ये ब्लॉक कर देता है। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स और ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डिटेल में जाए बगैर, ये अच्छा, तो नर्व एजेंट्स जो हैं ये बड़े यानी आप समझें कि ये कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन, जो पुराना सोवियत यूनियन, उसमें ये नोविशॉक का मतलब ये कि नया आने वाला, तो ये एक चंद जो सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट नर्व एजेंट्स हैं उनमें से ये एक है, जहर। और इस जहर को एक तो ये है, अच्छा, बाकी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं आमतौर पे लिक्विड होते हैं। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये यानी ऑर्गेनोफॉस्फेट फैमिली का ही, ये जो है ये सॉलिड है। सॉलिड से मुराद ये कि पाउडर की फॉर्म में भी, और इसको अगर इवन स्किन से भी अब्जॉर्ब हो जाता है। यानी अगर किसी ने मिसाल के तौर पे ये हैंडशेक किया किसी के साथ, ठीक है, और यहाँ पर कोई उसकी अंगूठी पे थोड़ा सा पॉइजन लगा हुआ था, तो जिससे हाथ मिलाया उसको जहर लगा और वो कुछ ही देर के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। अब जाके कहीं कुछ अर्से पहले दुनिया की चंद लेबॉर्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे ये मतलब ये नहीं मिलता कि इसको जहर दिया गया, हार्ट अटैक हो जाता है आमतौर पे, कैद हुई और उसके बाद बंदा गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो ये नोविशॉक वहाँ डिटेक्ट हो गया जर्मनी में, कि वहाँ पर ये काफ़ी अर्सा फिर इनको दाखिल रखा गया। फिर उसके बाद जर्मनी, ये 2021 में इनको, क्यों अभी यूक्रेन की जंग नहीं छिड़ी थी, और ये थोड़ा सा एक यूरोप के अंदर था भी मसला कि भाई वहाँ पे हम वापस भेज दें, ये खुद भी जाना चाहते थे, वापस ही चले गए, जाके इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो आर्कटिक सर्कल के पास ये कोई बहुत ऊपर शुमाल में, आज इनकी खबर आई कि इनकी डेथ हो गई है वहाँ पर। और मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक इतनी ख़तरनाक दुनिया में हम हैं। ये देखें ना, बेलारूस, ये एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर का नाम आना, मतलब अब वो, और जो कुछ गज़ा में हो रहा है, ये गज़ा से जब दुनिया, यूक्रेन की जंग या अज़रबैजान आर्मीनिया की जंग भी, ये बड़ी जगह रुथलेस किस्म की जंगें हुई हैं। या अफ़गानिस्तान की जंग कोई, आप समझें कि कोई यहाँ पे बैठ के कोई हंसी मजाक नहीं होता रहा, डेडली जंग हुई है, ड्रोन अटैक्स, लेटेस्ट जो है वो बॉम्बर्स भी, इराक में जो कुछ हुआ है, सीरिया में अभी जो इसका, मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या फॉल आउट होगा गज़ा का, जब भी थमेगा मामला तो उसका फॉल आउट क्या होगा दुनिया पे। यूक्रेन की जंग के किस तरह ख़त्म हो, क्या होगा फार्मूला, अरब मुल्क करेंगे, अफ्रीकन यूनियन करेगी, यूरोप करेगा, चाइना आएगा। लेकिन ये जो जंगें हैं, ये रुथलेस जंगें हो रही हैं इन दिनों में। उसमें ना कोई मीडिया, ना कोई सफारतकार, ना उसमें कोई ये कि बच्चे हैं छोड़ दो, ना उसमें ये औरतें हैं छोड़ दो, रुथलेस, बिल्कुल जालिमाना जंगें। और उसमें टेक्नोलॉजी एक अलग फैक्टर आ गया है। और दुनिया का जितना इस वक्त टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, जितने आपके पास ये नए टूल्स आ रहे हैं, कोई जो आप कहें कि जी ये
चैट जीपीटी आ रहा है और ये आ रहा है और वो ओपन एआई ये कर रहा है, मेटा ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, वो क्या कर इन ये जितनी टेक्नोलॉजीज हैं इन सब के पीछे, आईफोन समेत, इन सब के पीछे सबसे जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने मुल्कों में, ठीक है। जो मुल्क मतलब चाहे वो आगे जाके वो हेल्थ में इस्तेमाल हो रही हों टेक्नोलॉजीज़, या वो इस्तेमाल हो रही हों एजुकेशन में या किसी भी और, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बुनियादी तौर पे वो डिफेंस डिपार्टमेंट्स कर रहे होते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का हसूल, और ये अब दुनिया तक नहीं रहा चीज़, तो स्पेस में भी चली गई। स्पेस में जो जा रहे हैं लोग तो सैर करने तो नहीं जा रहे। तो बात यह है कि अब इस पूरी टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के अंदर भी ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ गई, और परसेप्शन आज की और शक्लें आ गई, और फेशियल रिकग्निशन आ गई, और बहुत कुछ हो रहा है अब तो। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अब इतनी ख़तरनाक और खौफनाक दुनिया में जहाँ पे ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, रिसेशन में दुनिया जा रही है, हज़ारों लाखों की तादाद में नौकरियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, सिलेबस ही चेंज हो रहे हैं, और अब मसला ये है कि वो मतलब मुझे नहीं पता कि बहुत से बच्चे हमारे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, चंद सालों के बाद ये वाले कंप्यूटर जो ये कंप्यूटर हमारे पास है, इसको पढ़ने का भी कोई फ़ायदा होगा इस कंप्यूटर को, या कंप्यूटर कोई और शक्ल ले लेगा। तो मेरे ख्याल से बच्चे हमारे इतने ज़हीन हैं यूथ के, वो ये सारा पढ़ रहे हैं और समझ रहे होंगे यकीनन। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आप देखें कि ये इस वक्त है कि सड़कें और मुल्क बंद और हुक्मरानी नहीं हो पा रही, और हम ये कह रहे हैं कि भाई इस वक्त दुनिया कहाँ जा रही है, और हम मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते इस बात के कि हम ये इस वक्त छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना शुरू कर दें। बहुत सारे मामला में बहुत पीछे हैं हम, बहुत सारे मामला में, और पीछे हम इसलिए हैं कि हमने एक तो संभाला हुआ है अपने आप को ना, कि दाएं बाएं जंगें हो रही हैं और उससे संभाल के रखा हुआ है, लेकिन हम अंदरूनी खलफिशार के मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर अकाबरीन 1 या 2 दिन के अंदर इस मामले को रफा दफा करेंगे, कोई शक्ल आएगी सामने, इलेक्शन कैसे हुए, क्या हुआ, कौन सी मुंतखब हुकूमत है, मैंडेट तस्लीम करें, बैठें, गवर्न करें, मतलब कुछ मिले लोगों को, कुछ सुख का सांस लें। लेकिन यह है कि ये तो इंतशार और बढ़ गया है इंतखाबात के बाद, तो बड़ी बदकिस्मती होगी अगर ये मामला ऐसे चलता रहता है, इसको यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।